नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में सबसे बड़ा सवाल यही कि इस छोटे हफ्ते में क्या बड़ी रैली की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरीके से अब टैरिफ को लेकर के थोड़ी चिंताएं कम हो रही हैं, ये वाकई में इस हफ्ते इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी या फिर ट्रंप साहब कोई नया बम फोड़ेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, इस हफ्ते चाइना के जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। इस हफ्ते चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी सारी कंपनियों के बड़े आने वाले हैं। इन सब के बीच चुनिंदा शेयरों में कैसे बनाए रणनीति, इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश रहेगी। लेकिन आज हमारे बाजार बंद है अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन दुनिया भर के बाजार खुले हैं। शुक्रवार को अगर हम बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों से जो संकेत मिले थे वो सकारात्मक देखने को मिले थे। नैस्डैक में करीब 2% के आसपास की मजबूती रही। S&P 500 पौने 2% मजबूत रहा है। यूरोपीय बाजार भी मजबूती के साथ रहे। फुट्सी करीब 3%, निकेई करीब 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज एशियाई बाज़ारों में क्या स्थिति है, माफ़ कीजिएगा, निकेई अभी जो है ट्रेड कर रहा है। हैंगसेंग में अगर हम बात करें तो अभी करीब अब बढ़ करके तेज़ी वहाँ पर 2% के आसपास की हो गई, 2.25% आपकी स्क्रीन पर है। संघाई इंडेक्स में हम देख रहे हैं करीब 0.25% के आसपास की है। साउथ कोरिया का कोस्पी करीब 1% जो है बढ़ के कामकाज करता हुआ। तो ज़्यादातर एशियाई बाज़ारों में, ताइवान को अगर छोड़ दें, मामूली गिरावट वहाँ पर है। ज़्यादातर जो है एशियाई बाज़ारों में मजबूती देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी भी तेज़ है। अब ऐसे में उम्मीद ये कर सकते हैं कि मंगलवार को जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो मजबूती के साथ खुलेंगे। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पे आज बात कर रहे हैं। और चूंकि बाजार बंद है, ऐसे में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश रहेगी। और इस मुहिम में हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं। अरुण मंत्री जी मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून विपुल जी, आपका भी शुक्रिया अगेन इनवाइट करने के लिए। जी सर। सर सबसे पहले टिप्पणी, सर काफ़ी छोटा हफ्ता है। ऐसे इस तरह के छोटे हफ्ते में काफ़ी वोलेटिलिटी हम सामान्य तौर पर देखते हैं, ख़ास तौर से अब चूंकि नतीजों का सीज़न भी शुरू हो रहा है, कई बड़ी कंपनियों के इस हफ्ते नतीजे भी हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, ख़ास तौर से आईटी को लेकर के और ओवरऑल बाजार की पिक्चर पे क्या टिप्पणी होगी पहली आपकी? विपुल जी, काफी पॉजिटिव संकेत निकल के आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से। वैसे भी ग्लोबल मार्केट को काफी आउट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स ने दी है और यूएस मार्केट्स काफी ऊपर फ्राइडे को क्लोज हुए। आज डाउ फ्यूचर्स ओपन है और शाम में मार्केट भी खुलेगा, तो उसके भी संकेत पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। 150-200 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर है। यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, तो संकेत जो है थोड़े पॉजिटिव है स्पेसिफिकली कल के लिए। और क्योंकि 3 दिन ही है, फ्राइडे अगेन छुट्टी है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 3 दिन मार्केट ट्रेड होगा। ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, वेडनेसडे अगेन एक आप कह सकते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग डे, थर्सडे को अगेन निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का रुझान बन सकता है अगर हम मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर खुलेगा, जो कि ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम 300 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। तो अगर ये खुलता है तो 23,000 के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी खुलेगा। और 23,000 के जो ओवरऑल कॉल राइटर्स है या जिन्होंने निफ्टी शॉर्ट करके रखा है, मुझे लग रहा है वो वापस बैकफुट पे आने चाहिए। तो डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मार्केट में। सेकंड, चाइना यूएस के जो भी टैरिफ है वो भी थोड़े उसके संकेत पॉजिटिव है। यूएस ने काफी चीजों पे डील दी है जहां तक टैरिफ्स की बात है, और चाइना से हो सकता है वो कम बैक डील करना चाहते हैं, हो सकता है इसी महीने वो होती हुई नजर आए। अगर होगा नहीं होगा, अगेन ट्रम्प को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, पर सिर्फ बयान से मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। 22,500, 22,600 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब तक ब्रिज नहीं करता मार्केट में, मुझे लग रहा है ऊपर का रुझान देखने को मिल सकता है। ऊपर का रुझान देखने को मिल सकता है। चलिए, इस बीच सर छुट्टी का दिन है, लेकिन बड़ी संख्या में दर्शक जो है वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। आरपो तरफदार साहब के प्रश्न के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। कह रहे हैं बिग फैन ऑफ विपुल सर। थैंक यू आरपो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं कि सर इस टाइम आईटी ईटीएफ में एसआईपी करना सही रहेगा क्या 2 साल के लिए, प्लीज़ सजेस्ट। सर आईटी शेयरों में क्या अभी 2 साल के लिहाज से अगर पैसे लगाने हो तो ईटीएफ में थोड़े थोड़े पैसे लगाने शुरू कर सकते हैं क्या? जिस तरीके से काफ़ी गिरावट, काफ़ी दबाव देखने को मिला है, टीसीएस के रिजल्ट आ गए हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट से हफ्ते हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या थोड़े थोड़े पैसे ईटीएफ के माध्यम से लगा सकते हैं? बिल्कुल जी, लगा सकते हैं। पैसे लगाने के लिए टाइम तो अच्छा है, पर नेक्स्ट 2 महीने में और अच्छे मौके मिलेंगे। इसीलिए अगर आपको सपोज 100 रुपया इन्वेस्ट करना है
तो 15-20 रुपए से शुरू करें धीरे धीरे। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 महीने में और अच्छे रुझान मिलेंगे, क्योंकि आईटी के रिजल्ट्स टीसीएस के साथ शुरू हुए हैं, उनका कोई ब्लॉकबस्टर रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है आईटी स्टॉक में प्रेशर थोड़ा रहे। देखना पड़ेगा इन्फोसिस के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, पर मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2-3 महीने आपको अच्छे मौके और मिलेंगे। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, एक ही साथ लमसम अमाउंट ना लगाए। और ये भी एक चीज को ध्यान रखें, आईटी जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा मार्केट को, तो वो चीज का जरूर ध्यान रख के चले। पर नेक्स्ट 3 महीने मुझे लग रहा है अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगले 3 महीने अच्छे मौके मिलेंगे तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्त पैसे ना लगा करके, जैसा आप कह रहे हैं एसआईपी के लिए थोड़े थोड़े पैसे लगाना आप बिल्कुल, अगर 2 साल तक लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। अमित चौरसिया जी जानना चाह रहे हैं सर, वेदांता में एंट्री और एग्जिट बता दीजिए। सर वेदांता में जो इनका डिमर्जर था वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। मेटल में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, हाल फिलहाल में जो एक टर्मोइल देखने को मिला था, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्राइडे का सेशन में टाटा स्टील करीब 5% बढ़ करके बंद हुआ था, वेदांता में भी करीब 2.5% की तेज़ी थी। 380 के आसपास फ्रेश एंट्री हो सकती है क्या? तो मुझे डेफिनेटली 380-400 इसका मजबूत सपोर्ट है, और वैसे तो इसका 410 ही सपोर्ट था, पर इसका जो रिसेंट स्विंग लो है 370-80 के आसपास ही है। तो यहाँ पे एंट्री जरूर हो सकती है। ऊपर में बड़ा टारगेट नहीं आ रहा, पहला टारगेट 405 का आ रहा है, 405 के बाद 415-420 के टारगेट आ रहे हैं। थोड़ा डीमर्जर की वजह से न्यूज से स्टॉक ज्यादा गिरा भी है, और मेटल स्टॉक होने की वजह से मोमेंटम नीचे का तरफ ज्यादा आया ग्लोबल मार्केट के साथ। पर एंट्री के अच्छे लेवल से 365 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 405 और 420, ये दो टारगेट हो सकते हैं। तो एक बाउंस बैक जरूर जरूर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक सर। इस बीच अगला प्रश्न लेते हैं किरीट पटेल साहब का। किरीट पटेल साहब कह रहे हैं सर टाटा पावर लेके बैठे हुए हैं, 390 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, कह रहे हैं क्या करूं सर प्लीज़ बताइए। बिल्कुल सर बताते हैं। टाटा पावर में अब जो है अभी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है वो भी एक पॉजिटिव सकारात्मक संकेत हैं सर। 2.25% के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे को, पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। अभी 364-65 के आसपास पैसे लगाना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? तो मुझे टाटा पावर मेरा पसंदीदा स्टॉक है। 340 से हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं, आपके साथ भी काफी बार डिस्कशन हुआ है। बिल्कुल 390 तक स्टॉक गया था, स्टॉक काफी मजबूत है, नो डाउट स्टॉक गिरा है मार्केट के साथ, पर अभी भी इसका रुझान पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अगर और करना चाहे, मेरे ख्याल से कि 390 की बाइंग है। अगर किसी भी वजह से 355 के आसपास मिलता है तो ऐड करें, अगर ऐड नहीं भी करना चाहते हैं तो होल्ड करके चले। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 400 के पार आपको इजीली होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि स्टॉक उतना मोमेंटम में नहीं है जितना ओवरऑल मार्केट में थोड़े स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, पर मेरे को लग रहा है इजीली 400 के ऊपर निकलेगा, तो होल्ड करके रखे। ऐड करना चाहें तो 355 के पास ऐड भी करके चल सकते हैं। किरीट साहब बिल्कुल जो है आप होल्ड करके चलिए सर। अभी 355 10 रुपये नीचे और आता है तो उसमें और ऐड भी कर सकते हैं आप, तो अभी फ़िलहाल के लिए बिल्कुल बने रहने की सलाह है। मोहित 685 के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं सर नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। कह रहे हैं मेरे पास जियो फाइनेंस के 1500 शेयर मैं लेकर के बैठा हुआ हूँ, 262 पे इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी लग रही है आपको, नेक्स्ट 5 ईयर में टारगेट क्या हो सकता है सर, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए प्लीज़। तो सर थोड़ा विस्तार पूर्वक ये जानना ये चाह रहे हैं कि इन्होंने 262 पे लिया है जियो, हालांकि अब काफ़ी करेक्ट हो चुका है 230 के आसपास। फ्राइडे को हालांकि एक अच्छा मोमेंटम हो देखने को मिला था, 4-4.25% शेयर चला है, लेकिन जहां से चला था वहां पहुंचा हुआ है सर 200 के आसपास से अब 230 पे आ गया। क्या जो लोग 260-65 के आसपास लेके बैठे हुए हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, खासतौर से लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए आप क्या इस समय व्यू देंगे? बिल्कुल जी, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो यूनिवर्सल आंसर भी हमने रखा है, यूनिवर्सल स्टडी बेस में करके रखी है। जब तक 200 के नीचे नहीं जाता टेक्निकली कोई वीकनेस नहीं है स्टॉक में। स्टॉक काफी नीचे तक आया था, 210 तक मेरे ख्याल से स्टॉक नीचे में जाता हुआ नजर आया, और इनफैक्ट 201 202 तक भी गया था, पर मेरे को लग रहा है 200 के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाता कोई दिक्कत नहीं है। 230 के आसपास वापस बाउंस भी हो चुका है, तो मुझे लग रहा है इजीली वापस 250 या 260 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। डिटेल स्टडी टेक्निकली यही है कि नीचे में 200, ऊपर में 290 300, ये एक रेंज है स्टॉक की, इसी के बीच में रहना चाहिए। बाउंस बैक के संकेत ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं। बिजनेस के रिलेटेड जहां तक बात है, काफी क्लैरिटी अभी आनी बाकी है, धीरे धीरे ये अपना क्लैरिफिकेशन जो भी है बिजनेस के रिलेटेड, वर्टिकल्स के रिलेटेड दे रहे हैं। और इस बार के जो रिलायंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसके साथ मेरे को लग रहा है
और ज्यादा डिटेल जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर हमको आते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऐड करना चाहे तो ऐड भी करके चल सकते हैं। 260 265 इनके जो बाइंग है वो मेरा पहला टारगेट है, और धीरे धीरे मेरे को लग रहा है स्टॉक 280 के ऊपर भी जा सकता है। तो अगर ऐड करना चाहे तो एक्सेलेंट लेवल्स के आसपास है। इनफैक्ट 220 के पास भी एक बार अब जब हमारी बात हुई थी, जब भी यही कहा था कि अपने सपोर्ट के आसपास है। तो डिप में अगर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। 265 280 ऊपर में टारगेट है। ठीक, तो ये राय आपके लिए है सर। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी डिटेल में उत्तर मिल गया होगा। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि ये जो अमोल राठे साहब का सवाल है, रिलायंस में क्या करें सर? अब जैसे ये पूछ रहे हैं सर, रिलायंस में डबल बॉटम बन गया है क्या? और भी लोगों के सवाल हैं, रिलायंस में भी क्या करना चाहिए, क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? रिलायंस की चाल काफ़ी सुस्त हो गई है, हालांकि काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है। अभी क्या करना चाहिए सर? 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए? फ्रेश एंट्री करनी हो तो क्या करें? या फिर अभी इसी तरीके से सुस्त चाल देखने को मिलेगी इस बाकी साल जो बचे हुए हैं 2025 में? बिल्कुल जी, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि आप ये एक बोरिंग टाइप ऑफ आप कह सकते हैं एक स्टडी है। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि आप डे टू डे ट्रेड करते हैं। पर इन्वेस्टमेंट एक बोरिंग कॉन्सेप्ट है, पर इसमें पैसा बनता है अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं। तो दो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो रिलायंस पे आता है, एक टाटा मोटर्स पे आता है। टाटा मोटर्स डेफिनेटली बड़ा अंडर परफॉर्मर है, और काफी लोगों के पोजिशन मुझे पता है 800 900 1000 के भी लिए हुए हैं। पर मेरे को लग रहा है रिलायंस टाटा मोटर्स दोनों अभी ठंडे पड़े हैं, पर अपने वैल्यूएशंस के अपने अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स के आसपास है। टेक्निकली दोनों की बात करें, अगर पर्टिकुलर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस मेरे को लग रहा है अच्छे सपोर्ट पे है, 1200 1220 के आसपास। इनको ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। स्लो डाउन होने की काफी वजह है, क्रूड का भी एक वजह हो सकता है। टेलीकॉम बिजनेस है, वो भी अपने ऊपरी लेवल्स के आसपास है। कोई नया ट्रिगर अभी स्टॉक के लिए नहीं है, इसी वजह से स्टॉक साइडवेज है। पर 1200 1220 के आसपास कोई महंगा स्टॉक नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। ठीक सर, तो उम्मीद करते हैं अमोल मटाने जाब आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं, विपुल जी, अरुण जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रवीण जी आपको भी कह रहे हैं, पराग मिल्क 227 रुपये के भाव पर 101 लिए थे, एवरेज करके अब 181 स्टॉक्स हो गए हैं और एवरेज प्राइस हो गई है इनकी 184। कह रहे हैं 1 साल का नज़रिया है, लेकिन यदि आप कहेंगे तो 3 से 4 साल भी रख सकते हैं। अभी क्या करना चाहिए? आप कहें तो एक चार्ट भेज रहा हूँ सर। चार्ट का एनालिसिस आप जब खुद ही कर ले रहे हैं तो फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? चार्ट के लिए अरुण जी विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, वो खुद निर्णय ले लेंगे। अरुण सर, पराग मिल्क पे लेकर के बैठे हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो 182 के आसपास इनकी खरीद के आसपास ही है। एक महीने में 24% तो चल चुका है। क्या अभी होल्ड करके बैठे रहें? क्या व्यू रहेगा पराग मिल्क पे? देखिए विपुल जी, चार्ट इसका अच्छा है, नो डाउट मार्केट को आउट परफॉर्म भी किया है। दो टारगेट्स में बताऊंगा, कोई फंडामेंटल स्टडी तो मेरी डिटेल है ही नहीं स्टॉक पे। तो वो एक वहां पे मुझे लग रहा है एक फंडामेंटल राय लेना चाहते हैं, तो किसी दूसरे एडवाइजर से या कभी भी किसी भी शो पे डिस्कशन हो तो वहां पे जरूर लें। पर टेक्निकली मेरे को लग रहा है इजीली ये स्टॉक 198 से 200 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली विपुल जी 200 के टारगेट्स मैंने निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ से भी 10-12% की तेजी मेरे को लग रही है स्टॉक में आनी चाहिए। तो 200 के टारगेट के लिए होल्ड करें। 200 के आसपास आता है तो डेफिनेटली इसको वापस रिव्यू करेंगे। पर फिलहाल के टारगेट 200 205 ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा सर। और इस बीच हमारे अगले दर्शक का प्रश्न आया है अमित पाल साहब का, जिन्होंने कि एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है के शेयर जो है वो खरीद के रखे हुए हैं। और अमित जी ने 25 शेयर लिए हुए हैं 515 पे, और कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें एक्साइड का जो भाव 368 के आसपास है सर, काफ़ी ऊपर की खरीद है इनकी, 515 पे लेके बैठे हुए हैं। काफ़ी क्या अभी क्या करें सर, क्योंकि खरीद का भाव काफ़ी ऊपर है? देखिए विपुल जी, 375 380 निकलता है तो मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस स्टॉक को मैं काफी डिटेली स्टडी करता हूं, और ये स्टॉक वन ऑफ माई आप कह सकते हैं फेवरेट स्टॉक भी है। तो 375 के ऊपर या 380 आप मान के चले, ये स्टॉक अगर निकलता है तो इसमें बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लगभग 6-7 हफ्ते का कंसोलिडेशन हुआ है, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का मैं भी वेट कर रहा हूं। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा ट्रेडिंग कॉल भी बन सकता है, एक इन्वेस्टमेंट कॉल भी स्टॉक में बन सकता है। तो 375 380 निकलने का वेट करें।
नो डाउट इनका प्राइस काफी ऊपर का है बाइंग का, वो प्राइस आएंगे भी आने वाले कुछ महीनों में। पर 380 के ऊपर अगर निकलता है तो मेरे को लग रहा है इनको ऐड करना चाहिए, अगर ये और ऐड करना चाहते हैं, ताकि एवरेजिंग प्राइस नीचे आ जाए। ऊपर में टारगेट अगर 380 निकलता है तो 425 440 ये दो टारगेट होंगे, थोड़े बड़े टारगेट्स है, तो वहां तक मुझे लग रहा है इजीली जा भी सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 380 के ऊपर निकलता है तो ऐड करें। 440 तक के मेरे टारगेट आने वाले कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 440 के टारगेट्स मेरे को लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। ठीक। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अब जो है करीब करीब 2 महीने, 1 फरवरी को ऑफिशियली एक तरीके से लॉन्च हुआ था, उससे 2 दिन पहले हमने 2 शो लॉन्च किए थे। महज 2 सवा 2 महीने हुए हैं और अब हमारे दर्शकों की जो संख्या है, जो सब्सक्राइबर हैं, वो 97.6 हज़ार जो है, करीब करीब 98,000 जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये हमारे दर्शकों के ऊपर है कि आज छुट्टी का दिन है, तो क्या वो इसे 1 लाख के पार आंकड़े जो है वो आज में पहुंचा रहे हैं क्या। तो एक बड़ा टास्क है। जिन दर्शकों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ कर के सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोग, ऑफिस के कलीग्स, जिनका भी शेयर बाज़ार में रुचि हो या फिर कमोडिटी मार्केट में रुचि हो, वो सब लोगों से निवेदन है कि जो है सब्सक्राइब करें चैनल को आकर के। AU द बोनस यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये येलो कलर का आइकन मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो अब ये आपके ऊपर है कि आज क्या 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा आप लोग पार कराते हैं या नहीं। निगाहें हमारी रहेंगी आपके ऊपर कि आप लोग किस तेज़ी के साथ जो है इस आंकड़े को आज पार कराते हैं या नहीं। अब तक बहुत अच्छा सहयोग रहा है हमारे तमाम दर्शकों का और बहुत तेज़ी से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको महज 2 सवा 2 महीनों में यहाँ तक आपने पहुँचाया है। लेकिन आज देखना ये है कि सोमवार के दिन क्या ये नंबर्स पार होते हैं या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। चलिए, महेश पंडित जी कह रहे हैं रिलायंस पे क्या खरीदारी कर सकते हैं। सर, रिलायंस पे अभी काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई है, उस पर हम आप जानकारी ले सकते हैं। सर, वो सौरभ दास जी कह रहे हैं कि आइडिया लेकर के बैठे हुए हैं, 8 रुपये 56 पैसे की खरीद है इनकी आइडिया को लेकर के। आइडिया पे काफ़ी डिटेल में बातचीत हम पहले भी कर चुके हैं। सर, वोडाफोन आइडिया काफ़ी पोजीशन है और 59 लाख से ज़्यादा अब रिटेलर्स जो है वो इसमें जो है निवेशित हैं। इसके अलावा मामूली सही, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर जो है अच्छी खरीदारी जो है एफआईज की तरफ से बढ़ोतरी हुई है। म्यूचुअल फंड ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, रिटेलर्स हिस्सा बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड शायद थोड़े कम हुए, लेकिन सरकार की इतनी हिस्सेदारी बढ़ाना प्लस एफआईएस की तरफ से हिस्सा बढ़ना, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं। अभी अब इनके पास 8.56 पे है, क्या वेट करें, निकलें, क्या सलाह रहेगी आपकी। विपुल जी, सरकार की हिस्सेदारी मजबूरी में बढ़ी है और एफआईएस की हिस्सेदारी मेरे को लग रहा है फंसने की तरफ से ज्यादा नजर आ रही है। पर मेरा अगेन इस स्टॉक पे कोई पॉजिटिव व्यू नहीं है। क्लियरली मैं आपके हर शो में यही कहता हूँ कि स्टॉक को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, चाहे या स्टॉक से डबल हो जाए या 3 गुना हो जाए। स्टॉक में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो जिसकी वजह से हम स्टॉक को रिकमेंड करें या फिर स्टॉक के ऊपर के टारगेट्स भी दें। टेक्निकली 7 रुपए का ही सपोर्ट था, 60 को ब्रीच किया, 6.5 तक गया, अगेन स्टॉक ऊपर में वापस जाता हुआ नजर आया। 8 रुपए से वापस स्टॉक 7 रुपए के आसपास आ चुका है। तो कोई रेस्पाइट नहीं है विपुल जी और कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह भी नहीं है। काफी लोगों के इन्वेस्टमेंट है, मेरे को पता है, हमारे भी कुछ क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट है। हम मना भी करेंगे तो काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टॉक में रहती है, क्योंकि कंपनी काफी नोन है और अच्छे ब्रांड या फिर अच्छे ग्रुप से आती है। तो सभी की एक्सपेक्टेशन है कि होप रैली भी हो, कंपनी का रिवाइवल हो। पर मेरी कोई पॉजिटिव राय नहीं है विपुल जी। स्टॉप लॉस वैसे 7 रुपए का ही था, थोड़ा रिवाइज करना चाहते हैं तो 6.5 के नीचे 6 रुपए का रख लें। पर मेरे को नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी फिलहाल कोई ट्रिगर है स्टॉक में आने के लिए। तो किसी ने भी ले रखा है तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 6 या 6.5 इसका अपना एक सपोर्ट बना हुआ है। पर नई खरीदारी की राय नहीं है और मेरे को नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी आनी चाहिए। अगर आती है, किसी भी वजह से ट्रिगर चेंज होते हैं तो तब हमारा व्यू जरूर चेंज करेंगे विपुल जी। पर फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है, कोई ऐसा चीज आई नहीं है कि स्टॉक को यहाँ से बड़ी कोई मोमेंटम आती हुई नजर आए। इसलिए मेरी कोई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं है। अगर ले रखा है तो 6 या 6.5 का स्टॉप लॉस जरूर लगा। ठीक है सर, चलिए, तो ये राय यहाँ पर है। और इस बीच गेल के ऊपर काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। शिव अवध जी हैं जो कि गेल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अभी करंट लेवल पे गेल पर क्या व्यू होना चाहिए। गेल
पे सर अभी अगर हम देखें 171, 172 ये भाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्या सलाह रहेगी सर, क्या गेल यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जी, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका और एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 185 190 की तरफ स्टॉक बढ़ने के लिए तैयार है, तो उसको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। इनफैक्ट नीचे भी एक दो बार रिकमेंड किया था स्टॉक को, स्टॉक ने काफी अच्छा भी किया है। तो 185 190 तक के टारगेट्स रहेंगे, डेफिनेटली होल्ड करें। अगर नीचे में मिलता है 165 168 के बीच में तो ऐड भी करके चल सकते हैं। मजबूत चार्ट है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे अपवर्ड जर्नी वापस शुरू होगी। ओवरऑल निफ्टी पीएससी का चार्ट मेरे को अच्छा लग रहा है। पीएसयू जो भी यूनिट्स है, चाहे वो ऑयल एंड गैस रहे या फिर पावर स्टॉक्स रहे, मेरे को लग रहा है वहां पे मोमेंटम अच्छा देखने को मिलता है। सर जब आपने कहा है तो कुछ एक शेयरों पे पीएसयूज पे बात भी कर लेते हैं, जो कि अक्सर हम आपके साथ करते रहे हैं। और उस पे हम देखते हैं काफ़ी अच्छे अट्रैक्शन, काफ़ी अच्छा व्यूअर का पार्टिसिपेशन। जो सेगमेंट्स हम अपलोड करते हैं अलग से आपके साथ, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षण रहा है। लेकिन जब पीएसयू की बात करें तो एक शेयर पे बात कम होती है आपके साथ, वो है कोल इंडिया। फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर और 4.5% की मजबूती रही। 392 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी, फ्राइडे का मोमेंटम क्या आगे भी चलता हुआ दिखाई दे सकता है? तो मुझे डेफिनेटली मेरे को लग रहा है 405 और 410 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कोल इंडिया में एक अंडर परफॉर्मेंस है क्योंकि मेटल इंडेक्स ओवरऑल प्रेशर में था। वैसे कोल इंडिया का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, ग्लोबली ऐसा कुछ होता है जब भी, तो पर फिर भी मेरे को लग रहा है एक प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। 410 तक के टारगेट्स मेरे को लग रहा है आने चाहिए। मोमेंटम काफी अच्छा है। इनफैक्ट कोल इंडिया के अलावा भी देख लें, थोड़े पावर स्टॉक्स की मैं बात करूं तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, विपुल जी आपको याद होगा काफी बार हमने कहा है स्टॉक आउट परफॉर्मेंस करेंगे। इनफैक्ट टाटा पावर को भी लिस्ट में ऐड किया था। एनटीपीसी में फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत है, पावर ग्रिड में एक फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत है। ये दोनों स्टॉक उस लिस्ट में ऐड कर लें जहां पे आपको रिसेंट रैली में बाई करना है। ये नेक्स्ट 1-1.5 महीने का ट्रेड रहेगा, जो हमेशा से हम सुझाते हैं समर या पावर रिलेटेड स्टॉक्स। पिछले साल भी दिए थे, जब भी अच्छा किया था। इस साल भी वापस स्टॉक अच्छे लेवल्स में मिल रहे हैं। तो पावर ग्रिड, टाटा पावर, इवन एनटीपीसी और कोल इंडिया भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पावर से आप इसको जोड़ सकते हैं। ये सभी स्टॉक अच्छे हैं, नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के लिए बाई करें। अच्छे रिटर्न्स ये चारों स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सर जरा थोड़े से अगर लेवल्स अगर आप बता दें टारगेट के हिसाब से, लोगों के लिए आसानी होगी। जैसे एनटीपीसी है 360 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लेवल्स देख रहे हैं फ्यूचर में आप यहाँ पर अगर बाय करते हैं करंट लेवल पे? तो मेरे को लग रहा है विपुल जी 382 का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट 382 385 का टारगेट है। स्टॉप लॉस 350 के नीचे रखे, 350 के नीचे। स्टॉक काफी मजबूत है। मुझे लग रहा है 350 का लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए। 382 और 391 ये दो टारगेट्स लगा के चले। पावर ग्रिड में 300 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। 302 या 303 की क्लोजिंग है, 304 की क्लोजिंग है इनफैक्ट। और ये स्टॉक मेरे को लग रहा है आपको 324 326 तक जाने के लिए तैयार है। तो 8-9% मुझे लग रहा है मोमेंटम बनना चाहिए। 291 का स्टॉप लॉस लगाए। तो पावर ग्रिड में भी एक अच्छा मोमेंटम है। 325 तक के टारगेट्स इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। कोल इंडिया मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया, कोल इंडिया का टारगेट्स भी काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। टाटा पावर को इसमें ऐड करें, 350 355 के पास मिलता है तो ऐड करें। 342 342 का टारगेट स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मेरे को लग रहा है 385 390 तक के टारगेट्स रहेंगे। ये अच्छे सेफ स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं, अच्छे पेडिग्री के हैं, गवर्नमेंट ओन्ड है। टाटा पावर एक अच्छे ग्रुप से आती है, तो ज्यादा कुछ होने के लिए यहाँ इस लेवल पे नहीं है। 1 से 1.5 महीने का भी ट्रेड लेते हैं, 2 या 3 हफ्ते का भी ट्रेड लेते हैं, तो मेरे को लग रहा है अच्छा पैसा इन सभी स्टॉक्स में बनना चाहिए। ठीक सर, चलिए तो ये 3-4 शेयर ऐसे हैं जो पावर के हैं, इस पर आप ध्यान रखिए। 1-1.5 महीने में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आपको आता हुआ दिख सकता है। मोहम्मद शहजाद अली कोलकाता से हैं, कह रहे हैं कोल इंडिया के बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन हुआ है सर, तो लेवल्स आप जो है नोट कर लीजिएगा। फर्मिंग लवर हैं, एचसीसी पर जानना चाह रहे हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो एचसीसी को, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं। एचसीसी अगर हम ज़रा अभी देखें तो जो है पीएसयूज़ में रैली आ रही है, वो भी इसने भी पार्टिसिपेट किया। 3% के आसपास की मजबूती फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली थी। पिछले एक महीने में करीब 5-6% 7% चला है। सर क्या ये जो रैली आ रही है इसमें एचसीसी जैसे शेयरों का भी भला होगा क्या? बिल्कुल जी, भला हो सकता है। अगर मार्केट में तेज रैली आएगी तो ऐसे स्टॉक्स में भी बढ़ेंगे, पर मेरी इसमें कोई पॉजिटिव राय नहीं है। ले रखा है तो 22 रुपए का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस काफी दूर है, पर मेरे पास कोई दूसरा
लेवल नहीं है इसके पहले, क्योंकि वो इसके पहले के जो लेवल रहेंगे मोस्टली वो ट्रिगर हो जाएंगे मार्केट वोलेटिलिटी में। इसलिए 22 रुपए के नीचे स्टॉक जाता है तो स्टॉक से एग्जिट लेना है। कोई नई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है काफी रिटेल होल्डिंग स्टॉक में भी है, क्योंकि ट्रेडर फ्रेंडली है, मोमेंटम अच्छा देता है। तो 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में अगर आप लेके चलते हैं तो पहला टारगेट 29 और दूसरा टारगेट 32। 32 एक बड़ा कंसेशन जोन है, उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा स्टॉक जाता हुआ भी नजर आएगा। तो वहां पे आता है तो एक बार का एग्जिट करने की भी सोचें। नीचे में 22 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक सर, चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। और इस बीच अगले दर्शक जो है मनोज दास जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मनोज जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बहुत बढ़िया सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ सर, सोनीपत। अच्छा, सोनीपत से बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। क्या करते हैं सर? सर मैं सिविल लाइन में काम करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। कंस्ट्रक्शन लाइन में सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात सर। क्या प्रश्न है सर, क्या सवाल है आपका? सर दो सवाल है सर, एक एनएमडीसी का है सर, एक एसजेवीएन से है। एनएमडीसी लिया हूँ 68 रुपए के भाव का 100 से। एनएमडीसी 68 जी 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 सर। और एसजेवीएन है 142 रुपया का 100 से। एसजेवीएन 142 पे लिया हुआ है आपने। चलिए ठीक है, दोनों पे राय लेते हैं। पहले जरा बात कर लेते हैं, 68 रुपये पे लिया हुआ है एनएमडीसी, 0.3% की मजबूती फ्राइडे के सेशन में रही थी। कैसे देख रहे हैं सर एनएमडीसी को? थोड़ी सुस्त चाल ही देखने को मिली है एनएमडीसी में। फ्राइडे को एक मोमेंटम देखने को मिला था, अभी आप क्या सलाह दे रहे हैं? तो मुझे 60 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक वैसे ओवरऑल वीकली में देखें तो अभी भी सपोर्ट के ऊपर है। नो डाउट मेटल स्टॉक्स में जिस हिसाब से गिरावट आई है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक पे भी पड़ा है, और 68 रुपए से स्टॉक वापस 62 रुपए के आसपास है। नीचे से अच्छा रिकवरी भी आई है 2 दिन में, पर स्टिल 60 रुपए के नीचे जाएगा तो ट्रेंड इसका जो न्यूट्रल अभी बना हुआ है वो बेरिश हो जाएगा। तो 60 रुपए का एक स्टॉप लॉस एसजेवीएन में लगाना है। टारगेट बड़ा कोई निकल के नहीं आ रहा, 68 के आसपास पहला टारगेट आ रहा है, वापस आएगा तो रिव्यू करेंगे, पर 60 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। एसजेवीएन का चार्ट भी सिमिलर है, जो चार्ट आपको एनएमडीसी में नजर आ रहा है, सिमिलर चार्ट इसका भी है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 83 84 के आसपास है। ये भी अभी 6% बनता है, पर ऐसे मार्केट में ऐसे स्टॉप लॉसेस जरूर निकल के आएंगे। तो 83 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉक अपने मल्टीपल वीकली सपोर्ट के आसपास है। 83 के नीचे फ्री फॉल आएगा, ये चीज जरूर मान के रखें। इसलिए 83 84 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। 101 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि स्टॉक साइडवेज है, कोई बाइंग की सलाह नहीं है, पर 83 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। चलिए, तो ये सलाह जो है एसजेवीएन पे, हालांकि एसजेवीएन पे अभी जब हम अपना एक जो सेगमेंट रिकॉर्ड करेंगे या सेगमेंट पे एक विशेष सेगमेंट पे बातचीत करेंगे, उस पर जो है ज़रूर हम बातचीत करेंगे अलग से फिर से एक बार एसजेवीएन पे। तो जो लोग और जानना चाह रहे हैं उनको और डिटेल में जानकारी मिलेगी अभी। लेकिन पागोल चेले के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और कोचिन शिपयार्ड पे कह रहे हैं कि 5 ईयर का टारगेट दे दीजिए। कोचिन शिपयार्ड पे अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा दूरी है अभी इसमें। काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, इनका नहीं पता मुझे। अब इन्होंने खाली व्यू पूछा है, मुझे नहीं पता किस लेवल पे लिए हुए हैं। सर कोचिन शिपयार्ड पे अभी क्या करें सर? 1400 के आसपास चल रहा है और बहुत सारे डिफेंस शेयर अपने 52 वीक हाई से ज़्यादा दूरी नहीं, पर यहाँ पर इसे अभी भी 100% चलेगा, तब जा कर के अपने 52 वीक हाई के पास पहुँचेगा। डबल होना पड़ेगा यहाँ से। आपकी टिप्पणी क्या होगी कोचिन पर? अगेन विपुल जी, वैसे मेरे यूजुअली रडार पे नहीं होता है, एक्सेप्ट मैचडॉक, बीएल और एचएल। वो 3 स्टॉक मुझे थोड़े बेटर लगते हैं, फंडामेंटली भी बेटर लगते हैं और टेक्निकली भी स्ट्रक्चर अच्छा है। वैसे कोचिन की भी देखें तो इसका चार्ट थोड़ा मजबूत हुआ है और नीचे में 1250 से 1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी स्टॉक ने बनाया। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। जिस हिसाब से डिफेंस में मोमेंटम आया है, तो फर्स्ट पहले टारगेट तो 1800 के आसपास हो सकते हैं अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं। अगर 6-8 महीने का भी व्यू रखते हैं, मेरे को लग रहा है 1800 से 1820 वहां तक तो स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। पर कोई बड़ा व्यू में लेना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक में ज्यादा ड्रिप भी ट्रैक नहीं करता हूँ। टेक्निकली मेरे को लग रहा है इसके ऊपर में टारगेट 1750 से 1800 तक बनेंगे, तो वो टारगेट के लिए डेफिनेटली होल्ड करें। 5 साल का व्यू देना विपुल जी मेरा थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि स्टॉक में डिटेली ट्रैक नहीं करता हूँ, पर टेक्निकली मेरे को लग रहा है 1800 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को का प्रश्न लेते हैं। अवनीश हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। अवनीश जी को नमस्कार।
नमस्कार विपुल सर, मंत्री सर को भी नमस्कार। हाँ, मंत्री सर ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। अवनीश जी कैसे हैं? जी बढ़िया है बताइए सर, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? सर। कल इरेडा का रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी हो, और मैं चाह रहा हूँ इसमें से कुछ शेयर स्विच करने का, तो कौन सा अच्छा शेयर होगा या क्या करें आप ही किस भाव पे लिए हैं आपने? एवरेज करके 188 पे आया है। एवरेज करके 188 पे आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इरेडा पे बात कर लेते हैं। इरेडा अभी 154 पे चल रहा है, आपकी खरीद से 30-34 रुपये नीचे है। नतीजे बिल्कुल सर, अब नतीजों का दौर शुरू हो रहा है और इरेडा के रिजल्ट इस हफ्ते हैं। नतीजों से पहले क्या करें, ये इनकी मन की दुविधा है। क्या स्विच कर लें, ये जानना चाह रहे हैं। वैसे आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 1 साल। 1 साल। चलिए, तो कल जो नतीजे आने वाले ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। कल जो है नतीजे आने वाले हैं, इरेडा के नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा जीएम ब्रिवरीज, इन 2 कंपनियों के नतीजे मंगलवार को आने वाले हैं। तो नतीजों से पहले क्या स्ट्रेटजी हो, ये दोनों ही शेयरों पे भी हम पूछ लेते हैं। 16 अप्रैल को जो है, बुधवार को जो है विप्रो के नतीजे आएंगे। तो फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं किस किस कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। गुरुवार को, यानी कि वीरवार जिसे बहुत लोग कहते हैं, थर्सडे को 17 अप्रैल को इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी, 2 बड़ी कंपनियों के नतीजे यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा शनिवार का दिन काफ़ी बड़ा होगा, जिसमें कि बैंकिंग शेयरों से जुड़े हुए काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं। इसमें यस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। तो ये वो नतीजे हैं जो इस हफ्ते जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तो नज़रें यहाँ पर आपकी रहनी चाहिए। चलिए, इस पर और जब कल बाजार खुलेगा तो और डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अरुण सर से इरेडा समझ लेते हैं। सर विपुल जी, इरेडा की जहां तक बात है, 145 के आसपास इसका सपोर्ट है। अब तक चार्ट में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं कि स्टॉक में रिजल्ट कैसा आएगा उसका थोड़ा बहुत भी आंकलन लगाए, पर स्टॉक साइडवेज है और 145 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। और रिसेंटली स्टॉक में अच्छा बाउंस भी देखने को मिला है। तो 145 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स के बाद जरूर एक बार कॉल लेंगे कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक में क्या करना है। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 145 के नीचे जब तक नहीं जाता स्टॉक में बने रहे। ऊपर में टारगेट 172, 177, ये 2 टारगेट्स रहेंगे। मेरे को पता है इसमें काफी लोगों की ऊपर की बाइंग है, 180, 200 के लेवल पे भी काफी लोगों ने स्टॉक को ले रखा है। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है, पर टेक्निकली फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है कि स्टॉक में बड़ा बाउंस आए। रिजल्ट्स के बाद हो सकता है आपको एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट किसी भी तरफ आ सकता है। तो फिलहाल 145 का स्टॉप लॉस लगाएं और 172 तक के टारगेट देखने को मिले। वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत लोगों को नहीं है, आपको है सर 150 के आसपास? देखिए, ऐसे स्टॉक्स में वैल्यूएशंस का थोड़ा डिस्कम्फर्ट हमेशा से ही रहेगा विपुल जी, क्योंकि ये ऐसी स्टॉक है जो एक आप कह सकते हैं इसका बिजनेस काफी अच्छा है और काफी बड़े ट्रांचेस में है, काफी बड़े डिविजन्स में वर्क करते हैं। थोड़ा ऑर्डर इनफ्लो आप कह सकते हैं, आप थोड़ा बिजनेस के रिलेटेड थोड़ी क्वेश्चन मार्क बीच में कभी कभी आते रहती है, पर ये चीज महंगी रहेगी और आगे भी महंगी ही रहनी चाहिए। जैसे जैसे अगर कोई थोड़ी बहुत और आपको इस सेगमेंट में गवर्नमेंट का फोकस बढ़ेगा तो धीरे धीरे वैल्यूएशन जस्टिफाई होंगे। आपने सही कहा, वैल्यूएशन अभी भी थोड़े महंगे रहे और मुझे लग रहा है महंगे ही रहेंगे जब तक इसमें इस सेक्टर में ओवरऑल आप कह सकते हैं लोगों का रुझान बना हुआ है। पर जो स्टॉक मुझे ओवरऑल पसंद है, इसको डेफिनेटली रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। रिजल्ट्स के बाद क्लियरली देखेंगे क्या करना है, पर फिलहाल मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हो, होल्ड करें और शॉर्ट टर्म में 145 का स्टॉक पर जरूर लगाओ। ठीक सर। और बाकी जब हम बात कर रहे थे पीएसयू पावर को लेकर के, उसमें लक्ष्मी जी का एक सवाल आ गया है। लक्ष्मी जी कह रही हैं आरईसी को लेकर के, सर हमने पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर पे बात की, आरईसी कैसा लग रहा है आपको? 520 के आसपास है इनके पास, 120 के भाव पर, और कह रही हैं कि 520 के भाव पर लिए हुए हैं, क्वांटिटी 120 है। कह रहे क्या सर एवरेज कर सकते हैं क्या आरईसी को लेकर के? आरईसी पीएफसी पे एक बीच में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, अभी क्या करें सर? 3% के ऊपर की तेज़ी क्लोजिंग रही है फ्राइडे की, 401 के आसपास है इनकी खरीद का भाव, थोड़ा सा ऊपर का है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आरईसी को लेकर के? इन्होंने 520 पे लिया हुआ है। विपुल जी, वैसे आरईसी पीएफसी दोनों का चार्ट सेम है, पर मेरा ज्यादा जो बुलिश व्यू रहता है वो पीएफसी पे ज्यादा रहता है, क्योंकि वो मुझे कंपनी पहले से ज्यादा पसंद है और आरईसी भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मोमेंटम भी साथ में आता है। मोर और लेस आप कह सकते हैं बिजनेस में थोड़ा फर्क है, पर दोनों ही कंपनी अच्छी करनी चाहिए। जहां तक आरईसी की बात है, आरईसी में मेरे को लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट है 350, 370 के आसपास। स्टॉक में आप कह सकते हैं वैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है, सस्ते वैल्यूएशन है। स्टॉक अभी भी काफी चल चुका है, फिर भी इसमें कंफर्ट काफी अच्छा अभी भी है।
मेरे को लग रहा है होल्ड करें, ऊपर में 480 500 तक के टारगेट्स मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में करेक्शन है तो स्टॉक में भी करेक्शन आया, पर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चल। जी चलिए अब जरा अनवर साहब से बात कर लेते हैं। अनवर साहब हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। अनवर साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बढ़िया हैं सर। बढ़िया है। अपना बताइए सुनाइए। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम हमारे आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। थैंक यू सर। सब्सक्राइब कर लिया आपने चैनल को? जी जी बाकी लोगों से भी करवाइए सर। और बताइए क्या प्रश्न है आपके? जी मेरा प्रश्न है कि DEL के बारे में बताएंगे थोड़ा। हाँ बिल्कुल बताएंगे। किस भाव पे ले रखे हैं आपने? 315 के भाव पे है, उसको एवरेज करते करते कम किया है, 300 के लेके आया है। 300 की एवरेज आ रही। कब तक होल्ड कर सकते हैं? ये 2 महीना 3 महीना। 2-3 महीना का सर इतना छोटा व्यू मत रखिए। हो सकता है भाव आ भी जाए, लेकिन ये है कि अब जब तक ये ट्रम्प टैरिफ का और तमाम चीज़ें दुनिया भर में जो जैसे चल रही हैं, बहुत वोलेटाइल सेशन से देखने को मिल रहा है। लेकिन पूछते हैं सर, 15 रुपये दूर है इनकी खरीद के भाव से, 2-3 महीने का नज़रिया कह रहे हैं। BEL को लेकर के आपका व्यू क्या है करंट लेवल पे? बिल्कुल जी पॉजिटिव व्यू है। पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था BEL, NASDAQ और HCL तीनों पे पॉजिटिव व्यू है। वैसे इनकी व्यू छोटा है, पर इनके प्राइस तो जरूर आ जाएंगे। इनकी जो टाइम फ्रेम है 300-305 के आसपास जो भी इनका एवरेज आ रहा है, तो अनवर जी का प्राइस तो जरूर आएगा, पर पैसे बनने के लिए थोड़ा और टाइम जरूर देना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना काफी बेहतरीन है। स्टॉक ने काफी अच्छा भी किया है। अगर आप कंपेयर करते हैं मार्केट में, पूरे मार्केट की गिरावट में अभी तक इसमें बड़ी गिरावट आई भी नहीं है। तो 305-310 तो मेरे को लग रहा है ये स्टॉक पे भाव आपको इस महीने में भी आ सकते हैं। पैसे बनने के लिए थोड़ा और टाइम दे। मेरे को मुझे लग रहा है 320-325 तक एक रेजिस्टेंस है, वहां तक तो स्टॉक जाएगा ही। थोड़ा व्यू लंबा रखें, मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा बनेगा आने वाले कुछ महीनों में। तो अगर ये शॉर्ट टर्म में रखना चाहते हैं तो इनका प्राइस तो डेफिनेटली आ सकता है। व्यू छोटा है तो प्राइस के आसपास निकल जाए, पर अगर थोड़ा लंबा वक्त देते हैं तो मुझे लग रहा है आने वाले दिन में और भी ऊपर के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक सर। सर थोड़ा सा जो आपने आप हर बार लेवल्स बताते हैं HL को लेकर के, मझगांव को लेके, हर बार हम आपसे दोहराने के लिए इसलिए कहते हैं, बहुत बार नए नए दर्शक जुड़ते हैं हमारे पास, तो आपकी टिप्पणी अगर रहेगी तो HL और मझगांव जो आपको पसंद है उसका भी आप लेवल अगर बता सकें तो। बिल्कुल जी 3500-600 से हम बात कर रहे हैं। स्टॉक 4100 तक आ चुका है और 4000 से 3950 इसका एक सपोर्ट अच्छा बन चुका है। 3950 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मूविंग एवरेजेस उसी के आसपास है। तो 3950 ये जो ऑलमोस्ट 3% है करंट मार्केट प्राइस से, ये इसका अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 4400 पहला टारगेट रहेगा। 4400 और 4550 ये 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स जरूर नोट करके रखें। NASDAQ में चूंकि OFS था, बाद में प्रेशर देखने को मिला वापस, लेकिन मोमेंटम नीचे से अच्छा बना है। 2430 के आसपास चल रहा है। ये अच्छे लेवल से वापस स्टॉक में एंट्री करने के लिए 2400 के आसपास मिलता है तो और अच्छे लेवल्स रहेंगे। मेजर सपोर्ट 2320 के आसपास है। 2300 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा लें, या फिर वहां पे एक सपोर्ट स्टॉक में अच्छा बना हुआ है। ऊपर में जो टारगेट है 2580 और 2650। 2650 मुझे लग रहा है रिसेंट जो पीक्स है उसी के आसपास वापस स्टॉक जा सकता है। तो तीनों स्टॉक टेक्निकली मजबूत है। डिप मिलता है तो बाय करके चलना। टिप मिलता है तो बाय करके चलें। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हर्षित चौहान जी हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। लेकिन हर्षित चौहान से प्रश्न लेने से पहले जब हमने आपसे ये अपील की थी कि आज आप लोगों को पार कराना है 1 लाख का आंकड़ा, 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा, 97.6 के सब्सक्राइबर हमारे पास थे, अब 97.7 हो गए हैं। तो यानी पिछले 40 मिनट में आसपास, 39 मिनट के आसपास में 100 के आसपास सब्सक्राइबर जुड़े हैं। रफ्तार थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आज में ये 1 लाख का आंकड़ा हम पार करें। तो AU बोनस को सब्सक्राइब करना है आपको। AU बोनस को सब्सक्राइब करना है आपको। ये जो लोगो आप देख रहे हैं, यही है द बोनस का लोगो। इसको आपको सब्सक्राइब करना है और जितना ज़्यादा हो सके अपने कलीग्स के साथ, ऑफिस के परिवार के लोग, दोस्तों से जो है आप सब्सक्राइब करवाइए। इस बीच चलिए जरा हर्षित जी का सवाल ले लेते हैं। हर्षित जी जबलपुर से हैं, कह रहे नमस्कार। कह रहे NMDC स्टील के बारे में जानना ये चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कि NSL NISP के नाम से लिस्टेड है, 300 शेयर है 62 रुपये पे। क्या मेरी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी मेरी क्या होनी चाहिए यहाँ पर?
तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एनएमडीसी स्टील को लेकर के सर 35 के आसपास चल रहा है, 62 पे लेके बैठे हैं, ओहो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। क्या सजेशन रहेगा सर आपका? विपुल जी, अगर ये टैक्टिकल निकलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कोई बड़ा इसमें आपको पैसा बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनके प्राइस आने में भी अभी मेरे को लग रहा है स्टॉक को यहाँ से डबल या फिर एटलीस्ट 70-80% तो मिनिमम चलना ही चाहिए। तो अगर इनको टेक्निकली स्टॉक से निकलना है तो ये लेवल अच्छे एवरेजिंग करने के लिए, अगर यहाँ पे एवरेज करेंगे तो इनका बाई प्राइस जो है 45 से 50 के बीच में आना आएगा। तो वहां पे मेरे को लग रहा है अच्छा एग्जिट इनको मिल सकता है। तो स्ट्रैटेजी ये रखें, पहले तो लॉन्ग टर्म निवेश का स्टॉक में ना सोचें, क्योंकि ट्रेंड भी नीचे है और स्टॉक में ऐसा कोई मोमेंटम बना नहीं है। पर एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी आप एक कर सकते हैं, करंट लेवल पे एवरेज करें, जिसकी वजह से आपका एवरेजिंग प्राइस 45 से 50 के बीच में आएगा। अगर एवरेजिंग प्राइस के ऊपर स्टॉक आ जाता है तो पूरी पोजीशन से निकल जाए, ताकि आप लॉस से बच जाए और आप एक बड़ा कैपिटल एक वीक स्टॉक से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में मेरी कोई पॉजिटिव राय नहीं है। एनएमडीसी डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है, ये स्टॉक मुझे लग रहा है इनलाइन विद अदर स्टील स्टॉक्स चल भी सकता है। तो 45-48 के बीच में मिलता है, अगर वहां पे एवरेजिंग प्राइस भी अगर आपकी आती है तो वहां से स्टॉक से निकल जाए। तो दो चीजें कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, करंट लेवल पे एवरेज करें और 45 से 50 के बीच में स्टॉक आता है तो पूरी क्वांटिटी से निकले।